पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें 50 लाइक्स करने के लिए बोला था और ये बोला था कि अगर 50 लाइक्स आ जाएंगे तो ही मैं नेक्स्ट निमोनिक डालूँगा। 50 लाइक वैसे मैंने अपने चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बोला था, क्योंकि किसी भी निमोनिक की वीडियो पे अनटिल एंड अनलेस निमोनिक बहुत ही अच्छे हो या लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुंच गए हो, बहुत ज़्यादा शेयर हुए हो, तो ही ऐसा होता है कि मेरी वीडियोस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं। तो वो लाइक्स फिर भी 45 तक पहुंच गए, विच आई बिलीव कि कुछ लोग तो जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं निमोनिक्स को डालता रहूं, और कुछ एक कमेंट्स भी मैंने ऐसे देखे जिसमें मुझे ऐसा दिखा कि हाँ यार निमोनिक्स तो चाहिए। तो उसी को ध्यान रखते हुए आज हम कंप्लीट सॉक्स ऑडिट CA फाइनल चैप्टर नंबर 5 सॉक्स ऑडिट पूरा का पूरा सॉक्स ऑडिट निमोनिक्स से कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर अगर आपके सामने ग्राफ है स्क्रीन पे, अगर आप देखोगे तो 6 अटेम्प्ट्स में आया हुआ है, 5 अटेम्प्ट्स में आया हुआ है, 3 और ये 5 अटेम्प्ट में आया हुआ है फ्रॉम लास्ट कितने 21 एग्ज़ाम में। पास्ट 21 एग्ज़ाम्स में से 5 अटेम्प्ट में ये आया हुआ है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहोगे तो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब MCQs भी आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आखिर लिखा क्या है। तो इस इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, वही 4 क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट्स में आए हैं। कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे हैं, जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 3 अटेम्प्ट्स में आया हुआ है। तो हम चारों क्वेश्चन करेंगे और चारों को समझेंगे, निमोनिक से लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाईलाइट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट 2002। इसको सॉक्स एक्ट 2002 भी कहते हैं। ये नवंबर 8 में आया हुआ क्वेश्चन। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एनवाइजेज अंडर सॉक्स एक्ट 2002। बेसिकली आपसे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूछ रहा है ये। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सॉक्स एक्ट। मई 15 में दोबारा से ये क्वेश्चन आया। यही क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। एक बार पहले एग्जामिनर का कमेंट पढ़ो। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डिस्क्राइब्ड जनरल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट कमेटी एंड CSR अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों ने ऑडिट कमेटी और CSR के जनरल पॉइंट्स लिखे, लेकिन जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर सॉक्स है वो नहीं लिखी। इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर सॉक्स एक्ट एज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, बच्चों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख डाला। तो पहले पढ़ते हैं आंसर, फिर मैं बताऊंगा इसका निमोनिक, फिर आपको ये याद हो जाएगा ऑब्वियसली। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर सॉक्स एक्ट 2002। द सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, also known as the Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002, इसको ये वाला एक्ट भी बोलते हैं, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म वाला, is a US United States federal law passed in response to a number of major corporate and accounting scandals, including those affecting Enron, Tyco International and WorldCom। ये सब बेसिकली कुछ अकाउंटिंग स्कैंडल्स हुए हैं इनमें। तो द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज स्टेटेड इन द लॉ आर, क्या क्या हैं सबसे पहला देखते हैं। द ऑडिट कमिटी टू बी मोर इंडिपेंडेंट through enhancement of their oversight responsibilities, and one of the audit committee members to be a financial expert। आप कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बढ़ा लोगे, जो कि सॉक्स एक्ट में लिखे हैं उसके प्रोविज़न हाईलाइट अगर आप करोगे तो उसमें क्या लिखा है कि ऑडिट कमेटी को और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। कैसे? थ्रू एनहांसमेंट ऑफ देयर ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना, है निमोनिक में काम आएगा, ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वन ऑफ द ऑडिट कमेटी मेंबर टू बी फाइनेंशियल एक्सपर्ट। पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, इसको ध्यान रखना, ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इससे ही हम अपना निमोनिक बनाने वाले हैं। क्या हो गया पेन को? ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ requires CEO and CFO to issue certification of the quarterly financial results and annual reports to SEC, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, as part of compliance।
आपको CEO और CFO का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जो भी आपके क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं उनमें और एनुअल रिपोर्ट्स में। तो आपको CEO एंड CFO का सर्टिफिकेशन चाहिए, याद रखना, निमोनिक में काम आएगा। प्रोवाइड्स रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर कंपनीज मैनेजरियल एंड देयर ऑफिसर्स रिगार्डिंग पेंशन मैटर्स। रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर कंपनीज मैनेजरियल एंड देयर ऑफिसर रिगार्डिंग पेंशन मैटर्स। आपको क्या प्रोवाइड करना है? प्रोवाइड करने हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर कंपनीज मैनेजरियल एंड देयर ऑफिसर्स रिगार्डिंग पेंशन मैटर्स। तो कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट पे आपको फॉलो करने हैं एज पर सॉक्स एक्ट, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है टू कंप्लाई विद SEC रूल्स। रूल्स याद रखना, ऊपर भी रूल्स आए लेकिन हमें रूल्स वहाँ याद नहीं रखने, यहाँ रखना है निमोनिक के लिए। टू कंप्लाई विद SEC रूल्स रिक्वायरिंग अटॉर्नी to report violation of securities to the company's CEO or chief legal counsel and to audit committee if no action is taken। आपको कंप्लाई करना है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के रूल्स को और रिपोर्ट करनी है वो सारी वायलेशन सिक्योरिटीज़ की जो कि कंपनी के CEO और चीफ लीगल काउंसिल या ऑडिट कमेटी ने करी है और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। तो ये 4 पॉइंट बेसिकली 4 प्रोविज़न आपको लिखने हैं। अब ये चारों को याद कैसे करोगे? आप इन चारों को याद करोगे। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? कॉर्प रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका निमोनिक है हमारा कॉर्प, CORP। सी से बोले तो CEO एंड CFO के सर्टिफिकेशन चाहिए क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स में और एनुअल रिपोर्ट्स में। O से चाहिए आपको ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिट कमेटी, ये आपका O हो गया, ये आपका C हो गया। नेक्स्ट आ रहा था हमारा R, आप SEC के रूल्स भी फॉलो करोगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के रूल्स भी फॉलो करोगे जिसके अंदर आप सारी वायलेशन रिपोर्ट करोगे। और फिर आता है हमारा P, प्रोवाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर कंपनीज, कंपनी के जो मैनेजरल हैं और जो ऑफिसर हैं रिगार्डिंग पेंशन मैटर्स। तो ये 4 चीज़ें आप रिपोर्ट करने वाले हो, 4 चीज़ें आप हाईलाइट करने वाले हो। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी CORP, कॉर्प रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप देखोगे तो ये कॉर्प हो गया, एक सेकेंड, ये कॉर्प, और यहाँ पर भी अगर मैं करूँ तो ये कॉर्प। ये फोकस ख़राब हो जाता है जैसे मैं थोड़ा पास जाता हूँ उसमें। यहाँ पर भी आ गया आपका ये कॉर्प, ठीक है। CORP से आपको ये याद करना है। CEO एंड CFO सर्टिफिकेशन, ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिट कमेटी, SEC के रूल्स, और प्रोवाइड करना है जो भी मैनेजरियल एंड हमारे ऑफिसर्स के रिगार्डिंग पेंशन जो मैटर्स रिगार्डिंग है वो उसके लिए रूल्स प्रोवाइड करने हैं। तो CORP। आई नो थोड़ा सा लर्न करना टफ है, वैसे भी चैप्टर आप छोड़ ही देते हो, मतलब जितना मुझे समझ आता है कि चैप्टर को कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, तो बेटर है कि थोड़ा इससे आपको याद हो जाएगा। और जैसे कि आपने देखा है ICAI के एग्जामिनर का कमेंट कि बच्चे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं तो CSR लिख देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना, आपको एटलीस्ट याद रखना है CORP। 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है स्टेट ब्रीफली 8 प्रोविजंस ऑफ द सार्बेन-ऑक्सले एक्ट 2002 which shall if strictly applied to Indian corporates get fruitful result। सॉक्स के 8 ऐसे प्रोविज़न बताओ जो अगर इंडियन कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगें तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स यानी कि बढ़िया रिजल्ट्स आने लग जाएं। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड सिविल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर वाइट कॉलर क्राइम्स। कॉमेंट ऑन द मेजर प्रोविजंस ऑफ सॉक्स एक्ट। इसमें आपसे 8 स्पेसिफिकली मांगे थे, इसमें सारे बोल लिए कि मेजर प्रोविज़न कितने हैं। अगर आप देखोगे तो 11 मेजर पॉइंट्स हैं। ये मैंने निमोनिक साइड में लिखा है लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा, एक बार पढ़ लेते हैं पॉइंट फिर बताऊंगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपको 8 ऐसे प्रोविज़न बताने हैं जो कि अगर आप इंडियन कंपनी पर लगा दो तो फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। मेजर प्रोविज़न ऑफ सार्बेन-ऑक्सले एक्ट, ये ऊपर का पूरा वही है जो पिछले क्वेश्चन में आप पढ़कर आ चुके हो कि सार्बेन-ऑक्सले एक्ट 2002 इसका दूसरा नाम और US फेडरल लॉ का है। मेजर अकाउंटिंग स्कैंडल्स एनरॉन टाइकॉन वाले हैं, उनके बाद ये लाया गया। तो 8 ऐसे प्रोविज़न है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो निमोनिक है उसी सीरीज़ में पढ़ाऊँगा। फर्स्ट है C, क्रिएशन ऑफ पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। आपको क्या बनाना पड़ेगा? PCAOB, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। आपको एक ऐसा बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि पब्लिक कंपनी के अकाउंटिंग को ओवरसाइट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा R,
more responsibilities, here R से responsibilities, more responsibilities must be imposed on managerial personnel with higher penalties and prosecution on the breach. आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज लागू करनी पड़ेगी मैनेजरियल पर्सनल पे और हायर पेनल्टीज़ लगानी पड़ेगी ताकि अगर कभी ब्रीच हो जाता है तो। नेक्स्ट आता है आई मोर इंडिपेंडेंस टू बी गिवन टू ऑडिट कमेटी एंड ऑडिटर, ज़्यादा इंडिपेंडेंस दो किसको, ऑडिट कमेटी को और ऑडिटर को। फिर उसके बाद आता है एम, ये 6th पॉइंट हमारा एम है, अभी निमोनिक पूरा बताता हूँ क्या बन रहा है ये। If there is any conflict between company and its auditor, audit committee should be empowered to resolve the same. तो more power to audit committee, इसलिए मैंने इसे बनाया M। अगर कंपनी और ऑडिटर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो किसके पास मोर पावर होगी, ऑडिट कमेटी। क्या पॉइंट बनाइए, मोर पावर टू ऑडिट कमेटी, ठीक है, CRIM। नेक्स्ट आता है E, टू इंक्लूड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर इफेक्टिवनेस डालनी पड़ेगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। CRIME, इतना तो आप समझ गए कि हमने क्राइम तो पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ओ से ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल शेयर होल्डर के डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग बताने हैं आपको। ये दिखाना पड़ेगा आपको कि आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओ से 2 पॉइंट आएंगे, ऑफिसर्स और डायरेक्टर के पर्सनल लोन को बैन करो। ओ से कितने पॉइंट हैं, 2। ऑफिसर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल शेयर होल्डर की डिस्क्लोजर करो शेयर होल्डिंग, ऑफिसर, डायरेक्टर के पर्सनल लोन को बैन करो। ये सारे प्रोविज़न लगाने हैं इंडियन कंपनी में, तभी आएंगे फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है। क्राइम पढ़ लिया आपने, ओ पढ़ लिया। फिर आता है एफ से आता है फाइनेंशियल फ्रॉड, हायर पेनल्टीज एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया क्राइम बोलूँ या बोलूँ क्राइम्स, एस और पढ़ लेते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वाइट कॉलर क्राइम, प्रोफेशनल क्राइम जो होता है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो आपने अभी तक क्राइम्स ऑफ आगे का निमोनिक है सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, SOA, क्राइम्स ऑफ सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। ये अगर आप 11 पॉइंट याद कर लोगे तो आपको ये 11 पॉइंट अगर आप इंडियन कंपनीज पर लगाओगे तो ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। अभी हमारा SOA बचा हुआ है, पढ़ लेते हैं। एस से आता है स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग बाय एन ऑडिटर ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग होनी चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। और फिर आता है ओ, अच्छा ओ 2, ये एक मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। नेक्स्ट ओ ये वाला था कि ऑफिसर्स का पर्सनल लोन बैन होना चाहिए और ऑफिसर्स और डायरेक्टर और प्रिंसिपल शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग दिखानी चाहिए। तो 2 ओ जो हैं वो ये वाले हैं। अब हमारा क्या बच गया, ए बच गया, एडिशनल डिस्क्लोजर इम्पोज ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी होने चाहिए। कोई पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया, एक बार देख लेते हैं। सी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, एम हो गया, ई हो गया इफेक्टिवनेस। ओ से हमारे 2 पॉइंट हो गए, ऑफिसर्स वाला, ऑफिसर का लोन, ऑफिसर का डिस्क्लोजर 2 हो गए। SOA, ठीक है। 11 के 11 पॉइंट्स आपके कवर होते हैं। मेजर प्रोविज़न पूछे आपको याद है, 8 पॉइंट पूछे, आप सिर्फ क्राइम्स और मतलब सिर्फ क्राइम्स SOA लिख लो, या जो भी 11 में से 8 पॉइंट आपको याद हो जाए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो 2 बार आया हुआ है। नवंबर 9 में भी आया, फिर नवंबर 10 में भी आया। नवंबर 9 में तो 8 मार्क्स का आया था। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, आधा चैप्टर हो गया हमारा। 2 निमोनिक बताए, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निमोनिक बताया कॉर्प, और 8 मेजर प्रोविजंस जिससे कि फ्रूटफुल रिजल्ट आए। आपको क्या करने पड़ेंगे, क्राइम्स ख़त्म करने पड़ेंगे ऑफ सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, क्राइम्स ऑफ SOA, ठीक है। 2 निमोनिक हो गए, थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, एक बार पहले ऐसे का कमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या बोल कर गया हमारा एग्जामिनर। पहले बोला कि वेरी फ्यू कैंडिडेट्स अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, बहुत कम बच्चों ने इसे अटेम्प्ट करा। एंड दोज अटेम्प्टेड लैक्ड नॉलेज अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जिन्होंने अटेम्प्ट करा उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ा, उनको भी नहीं पता था। एंड डिस्कस्ड ओनली इररेलेवेंट पॉइंट्स ऑफ सॉक्स एक्ट के इररेलेवेंट प्रोविज़न बोल के चले गए, अगर किसी ने बताया भी तो। हम लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम एकदम रेलेवेंट पॉइंट, रेलेवेंट निमोनिक से याद करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने।
स्टेट द की रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। अभी हमने सबसे पहला पॉइंट ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्रिएशन ऑफ PCAOB। अब वो PCAOB के कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के आपको की रिक्वायरमेंट्स बताने हैं। तो पढ़ते हैं क्या क्या है। की रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ये तो हेडिंग लिखी है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड हैज़ द फॉलोइंग की रिक्वायरमेंट। फिर दोबारा वही बात लिख दी। 2 पॉइंट जैसा निमोनिक है उस हिसाब से बताऊंगा। पहले 2 पॉइंट देखो, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल डिज़ाइन लिखा है, दोनों एक ही बात होती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डी, द डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट एजर्शंस रिलेटेड टू ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ऐसे कंट्रोल डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि सारी रेलेवेंट एजर्शन जो कि सारी ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंट्स और डिस्क्लोजर की है वो आप डिस्क्लोज कर दो, बेसिकली उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल आप क्या डिज़ाइन करोगे, टू प्रिवेंट और डिटेक्ट फ्रॉड इंक्लूडिंग हु परफॉर्म्स द कंट्रोल एंड द रेगुलेटेड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। आपका कंट्रोल कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, प्रिवेंट और डिटेक्ट फ्रॉड का। आपको फ्रॉड को प्रिवेंट भी करना है, डिटेक्ट भी करना है, इंक्लूडिंग वो लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं और जिनकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, एंड द रेगुलेटेड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। आपका डी हो गया है। अभी पुरानी मानी बताता हूँ क्या है। उसके बाद आते हैं 2 इन्फॉर्मेशन, एक ये इन्फॉर्मेशन, सेकेंड है इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स आर इनिशिएटेड, ऑथराइज्ड, सपोर्टेड, प्रोसेस एंड रिपोर्टेड। शुरू हुई, ऑथराइज हुई, सपोर्ट मिला, प्रोसेस हुई, रिपोर्ट हुई। इनिशिएटेड, ऑथराइज, सपोर्टेड, प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन देनी है आपको सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन की। एक इन्फॉर्मेशन तो ये देनी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन्स to identify where material misstatements due to error or fraud could occur। आपको इनफ इन्फॉर्मेशन देनी है वो ट्रांजैक्शन की, पूरी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन की, टू आइडेंटिफाई जहाँ पर कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, टू एरर और फ्रॉड कुड अकर, हो सकती है एरर और फ्रॉड की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और इसलिए फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। मैंने अभी तक 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, वर्ड पढ़ाए हैं 2, डी और आई। एक डी एक आई। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि डी आई दीदी करके कोई निमोनिक बनने वाला है तो ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, ये भी एक इसकी क्या है, की रिक्वायरमेंट है हमारे एएस की, जो कि PCAOB ने बताई हुई है। ठीक है, मैनेजमेंट टेस्टिंग, मैनेजमेंट इवैल्यूएशन याद रखना, निमोनिक में काम आएगा। तो डी हो गया, आई हो गया, एम हो गया। आगे चलते हैं। कंट्रोल करना है पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, जो भी एंड के होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑब्वियसली पीरियड एंड के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स करना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको ये कैसे याद करना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि PCAOB के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट बताओ, तो आप क्या बताने वाले हो, आप बताने वाले हो डिटेल में इंफॉर्मेशन किसको, PCAOB वाली जो हमारा बोर्ड है उसके स्टैंडर्ड्स की। तो DMEIPS, डी से 2 पॉइंट पढ़े आपने, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल डिज़ाइन। पहला वाला डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल क्या था, जो कि रेलेवेंट एजर्शंस बता रहा था, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की उनका डिस्क्लोजर बता रहा था। दूसरा कंट्रोल डिज़ाइन बता रहा था प्रिवेंटिव डिटेक्ट फ्रॉड करने के लिए। डी से हमारे 2 पॉइंट हो गए। एम से मैनेजमेंट इवैल्यूएशन, ME, इसे मैनेजमेंट इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स आपको बताने हैं। फिर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से 2 पॉइंट आपने पढ़े। पहली इन्फॉर्मेशन थी कि ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट, ऑथराइज, सपोर्ट, प्रोसेस हो रही है। फिर आता है इनफ इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, ताकि एरर और फ्रॉड की वजह से आपको पता चले कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हुई। उसके बाद पी से आता है पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल, और सेफ गार्डिंग के ऊपर, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के ऊपर कंट्रोल। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है PCAOB बोर्ड वाले स्टैंडर्ड्स की। क्वेश्चन भी यही था कि की रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ PCAOB। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन PS, ऐसे याद करना है आपको। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। 3 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आए होंगे तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। टारगेट आज भी 50 लाइक का ही है, जब पहुंचा दोगे बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, द SEC आइडेंटिफाइज द कोसो फ्रेमवर्क by name as a methodology
फॉर अचीविंग कंप्लाइंस, जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, आइडेंटिफाई करता है कोसो फ्रेमवर्क बाय नेम एज अ मेथडोलॉजी फॉर अचीविंग कंप्लाइंस। द कोसो फ्रेमवर्क डिफाइंस 5 एरियाज, आपको 5 एरियाज पहले ही बता देगा वो कि कोसो फ्रेमवर्क ने ना 5 एरियाज ऐसे डिज़ाइन करे हुए हैं जो कि विच व्हेन इम्प्लीमेंटेड, अगर इम्प्लीमेंट करे जाएँ तो कैन हेल्प सपोर्ट द रिक्वायरमेंट्स एज सेट फोर्थ इन द सॉक्स लेजिस्लेशन। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो काफ़ी सपोर्ट करती हैं सॉक्स की लेजिस्लेशंस को। ब्रीफली एक्सप्लेन दीज 5 एरियाज, आपसे फिर कह रहा है कि 5 एरियाज़ को भैया एक्सप्लेन करो। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द IT डिपार्टमेंट। IT देखते ही थोड़ा सा वो हमें ऐसा लगता है कि CIS से क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ CIS से क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, हमें सार्बेन-ऑक्सले लेजिस्लेशंस भी बोली गई हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये सॉक्स का क्वेश्चन है। तो 5 एरियाज़ हैं, पाँचों एरिया याद करेंगे निमोनिक से बहुत बढ़िया तरीके से। देखते हैं क्या क्या है। एरियाज डिफाइंड बाय कोसो फ्रेमवर्क, PCAOB, तीसरा लगातार क्वेश्चन है जिसमें ये आ रहा है। सजेस्ट कंसिडरिंग द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन कोसो फ्रेमवर्क इन मैनेजमेंट ऑडिटर असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स। PCAOB सजेस्ट करता है कुछ हमारी कोसो फ्रेमवर्क को, ऑडिटर और मैनेजमेंट को, फॉर असेसमेंट ऑफ कंट्रोल। द कोसो फ्रेमवर्क डिफाइंस 5 दिख रहा है आपको, 5 areas which when implemented can help support the requirements as set forth in this SOX legislation. These 5 areas and their impacts for the IT department are as follows. तो ये 5 एरियाज़ आपको याद करने हैं पाँचों। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये सारे निमोनिक लिखे थे, 3 मैंने आपको बता दिया, इसलिए दिखा रहा हूँ, 4th नहीं दिखा रहा, 4th दिखाता हूँ अभी। तो हमें याद कैसे करना है, जिस हिसाब से हम निमोनिक बनने वाला है उस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट। आप एक चीज़ याद रखना, कंट्रोल कम्युनिकेशन, C से 3 पॉइंट बनने वाले हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, अब ये बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हो, 5 वो एरियाज जो कोसो फ्रेमवर्क ने बोले हुए हैं। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट सबसे पहले वो बोला हुआ है, और ये वर्ड याद रखना यार, निमोनिक में काम आएगा। एन एनवायरनमेंट in which the employees take ownership for the success of their projects will encourage them to escalate issues and concerns and feel that their time and efforts contribute to the success of organization। कितनी theoretical बात बोली है। एक वो environment जहाँ पर कि एम्प्लॉइज़ ओनरशिप लेते हैं और सक्सेस की, अपने प्रोजेक्ट्स की, और तो वहाँ पर उनको थोड़ा encouraging फील होता है जब वो इश्यूज़ को और कंसर्न्स को एस्केलेट करते हैं और वो फील करते हैं कि उनका टाइम और एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑन विच द IT ऑर्गेनाइजेशन विल थ्राइव। यही हमारी फाउंडेशन है जिस पर कि IT ऑर्गेनाइजेशन चलने वाली है। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ लिया आपने, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ पढ़ो। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग टीम्स शुड बी इंडिपेंडेंट। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग टीम, ये तीनों टीमें क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ERP and CRM system that collect data but feed into manual spreadsheets are prone to human errors। ERP सिस्टम और हमारा CRM सिस्टम, CRM को ज़रूर याद रखना, सिस्टम जो होता है वो डेटा कलेक्ट करता है, बट जब उसको मैनुअल स्प्रेडशीट्स में डालते हैं तो थोड़ा ह्यूमन एरर होने का चांस होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड टू डॉक्यूमेंट यूजेज रूल्स एंड क्रिएट एन ऑडिट ट्रेल फॉर ईच सिस्टम दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपके यहाँ पर कंट्रोल एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए, पहले तो वो 3 टीमें, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और क्वालिटी इंश्योरेंस, ये तीनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसके बाद ERP और CRM सिस्टम जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और मैनुअल स्प्रेडशीट्स में डालते हैं वो थोड़ा सा एरर प्रोन हो जाता है, ह्यूमन एरर आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, यूसेज रोल्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए और ऑडिट ट्रेल बनानी चाहिए फॉर सिस्टम जिससे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट हो जाए। जब भी आप ऑडिट ऑफ CIS पढ़ते हो आप उसके अंदर हमेशा देखते हो कि जो भी CIS एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर ऑडिट ट्रेल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कंट्रोल एक्टिविटीज़ इस तरीके से बनाओ कि ऑडिट ट्रेल भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़ आपने पढ़ ली। उसके बाद पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। Without timely accurate information, it will be difficult for IT management to proactively identify and address areas of risk. They will be unable to react to issues as they occur. Without timely or accurate information के लिए it would be very difficult obviously for IT management कि वो proactively identify कर पाएँ कि कौन से areas में risk होने वाला है, और they will be unable to react to issues as they occur। उनको पता ही नहीं है। तो IT management must demonstrate to company management an understanding of what needs to be done to comply with SOX। IT management को एक demonstrate करना चाहिए, कंपनी मैनेजमेंट को एक अंडरस्टैंडिंग की क्या करना चाहिए
एज़ पर मतलब अगर हमें सॉक्स कंप्लाई करना है तो। ठीक है, आपने सी से 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, 3 पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा RM, इसे कहता है CRM, सी से 3 पॉइंट, RM निमोनिक यही है CRM। आर से देखते हैं, रिस्क असेसमेंट। बिफोर द नेसेसरी कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड, IT मैनेजमेंट मस्ट असेस एंड अंडरस्टैंड द एरियाज ऑफ रिस्क अफेक्टिंग द कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट। जब तक कि नेसेसरी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं होते, IT मैनेजमेंट को असेस करते रहना चाहिए कि कौन से एरियाज़ रिस्क अफेक्टिंग, मतलब एरियाज़ जो रिस्क को अफेक्ट करते हैं और कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अफेक्ट करते हैं, उन एरियाज़ को असेस करते रहना चाहिए, रिस्क की असेसमेंट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग प्रोसेस एंड शेड्यूल शुड बी डेवलप टू एड्रेस द हाई रिस्क एरियाज विद इन द IT ऑर्गेनाइजेशन। IT पर्सोनल शुड परफॉर्म फ्रीक्वेंट इंटरनल ऑडिट। IT पर्सोनल को एक इंटरनल ऑडिट भी करते रहना चाहिए ताकि वो मॉनिटर कर सके टाइमली सारी चीज़ों को। तो इसका निमोनिक हमारे पास आता है CRM, कंट्रोल एक्टिविटीज़, कंट्रोल एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन। तो सी से 3 पॉइंट है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल एक्टिविटीज़, कंट्रोल एनवायरनमेंट। सी से 3 पॉइंट थे, आर से 1 पॉइंट था रिस्क असेसमेंट, एम से 1 पॉइंट था मॉनिटरिंग। तो CRM इसका पॉइंट है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, आइए CRM समझते हैं। तो ये थोड़ा IT रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका IT रिलेटेड निमोनिक बनाया है मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अभी वीडियो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, 2-4 मिनट बात करूँगा कुछ, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, नीचे कमेंट में थैंक यू लिख सकते हो, मुझे ब्लेसिंग दे सकते हो CA बनने के लिए। तो इसी तरीके से हम चलते हैं, और मैं यही कहूँगा यार कि इस वीडियो पर भी हम 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। और अगर आप कमेंट करके मुझे बता पाओ कि आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना चाहते हो, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये कि चैप्टर कौन सा चूज़ करूँ यार, किस में से निमोनिक बताऊँ, क्योंकि हर चैप्टर में भर भर के निमोनिक है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑपरेशनल, मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी उसमें 11 निमोनिक्स थे। सॉक्स ऑडिट पूरा का पूरा ही निमोनिक पर है। उससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी कौन सी थी, जिसमें 4 निमोनिक्स थे। ऐसे ही ऑडिट ऑफ बैंक्स में भी 6 से 8 निमोनिक्स हैं। तो डिफरेंट मेरे को समझ नहीं आता कौन सी डालूँ। अगर आप कमेंट करके बता पाओगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाना यार, बहुत मोटिवेशनल होता है मेरे लिए एक लाइक देखना कि हाँ चलो लाइक आए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।